अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, कहानी की तरफ चलने से पहले आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि सब नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। दोस्तों, वो सर्दियों की रात थी जब मैं रेल में सवार हुई और आयमा की गांव की तरफ रुखते सफ़र बांधा। आयमा मेरी इंतहाई करीबी फ्रेंड थी और अब इसकी शादी थी। मैं 9 बजे के करीब स्टेशन पर उतरी। वहाँ पर सिर्फ एक या दो दुकानें खुली हुई थी, लेकिन वो भी आबादी से काफ़ी दूर थी। इसका घर ज़रा सारी बस्ती की एक तरफ था और इसके लिए बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता इख्तियार करना पड़ना था। खैर, मैंने अल्लाह का नाम लेकर चलना शुरू कर दिया। मैं पेशे के लिहाज से एक साइकोलॉजिस्ट थी। ये नहीं कि मेरा जुनून भूतों पर एतबार नहीं था, एतबार तो था और इस तरह के कई केस मुझे मिले भी थे, लेकिन मैं ज़्यादा इसे दिमाग की टेंशन ही करार दिया करती थी। और इस टाइम जाने क्यों वो सारे केस ऐसे लग रहे थे जैसे एक एक करके मेरे सामने आने लगे हों, लेकिन मैं फिर भी दिल कड़ा करके एक तरफ चल दी। दूर दूर तक कोई ज़ीरू नज़र नहीं आ रही थी। अचानक मुझे लगा जैसे पीछे कोई चल रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो एक लड़की थी। मुझे कुछ ढारस बंधी और मैंने इसके करीब आने तक रुक गई। शुक्र है, वरना मुझे तो लगता कि सारा सफ़र मुझे अकेले ही तय करना पड़ना था। वो मेरे करीब आकर इंतहाई अपनाहियत से बोली। अंधेरे में मुझे इसका चेहरा तो वाज़ेह नज़र नहीं आया, लेकिन एक लम्हे को मुझे यूँ लगा जैसे वो आयमा ही हो, क्योंकि हूबहू इसके बाल, इसकी चाल, इसके बोलने का अंदाज़ कुछ भी आयमा से जुदा न था। लेकिन फिर मैंने इस खदशे को जहन के पन्नों से खुरचा और बातचीत का आगाज़ कर दिया। आप कहाँ जा रही हैं? मैंने अब पूछा, किसी की गलतफहमी दूर करने। क्या? मैं हैरान हुई इसके इस बेतुके जवाब पर। इसने कहा, ये बातें आपको समझ नहीं आएंगी। आप कहाँ जा रही हैं? इसने शायद मेरी हैरत भांप रही थी, लिहाजा जल्दी से बात बदली। वो दरअसल मेरी दोस्त की शादी थी जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा। मेहंदी की रस्म कब है? इसने इश्तियाक से पूछा। मेहंदी की रस्म तो सुबह है, तो आप सुबह चली जाती, इसने मुझे कहा। वो मेरी इंतहाई अच्छी फ्रेंड है और आप कह रही हैं मैं अगर शादी वाले दिन ही जाती। अब मैं इसके लिए एक दिन का काम भी नहीं छोड़ सकती, मैंने उखड़ कर जवाब दिया। अच्छा अच्छा, आप नाराज़ ना हो और देखें, हमने तारुफ तो कराया ही नहीं अपना। मुझ ना चीज़ को आयमा कहते हैं। जब इसने अपना नाम बोला, इसका नाम सुना था कि मेरे कानों की लोएं सुर्ख पड़ने लगी। मैंने जल्दी से इसकी तरफ देखा, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुश्मन अंधेरा, मुझे नज़र ही कुछ नहीं आया। आप अपना नाम नहीं बताएंगी? ओह सॉरी, मेरा नाम आयशा है। मैंने नाम बताया और गहरा सांस खारिज किया। आपको एक वाक़या सुनाऊं? थोड़ी देर खामोशी के बाद वो गोया हुई। हाँ हाँ सुनाए, मैंने खुश दिली से कहा। ये बड़ी देर की बात है। इसी तरह मैंने रात के 9 बजे करीब मैं भी स्टेशन पर उतरी थी। मुझे भी अपनी दोस्त की शादी में ही जाना था। मैं तेज़ तेज़ कदम चलने लगी, लेकिन मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे आ रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो एक लड़की थी। खैर, दुआ सलाम के बाद बातचीत का आगाज़ हो गया। आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों 12 बजे के करीब वहाँ पहुँच गई। वो भी मेरे साथ ही थी, लेकिन वहाँ मेरी दोस्त का घर खाली था और मैंने भी तकरीबन पूरे 1 साल से इसका पता मालूम नहीं किया था कि वो जाने कहाँ चलेगी। बस इसकी शादी का एक कार्ड मुझे मौसूल हुआ और मैं बहुत खुश हुई और अपना सफ़र शुरू कर दिया। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो सारा घर सुनसान पाया। मैंने लोगों से पूछा तो इन्होंने कहा कि उसको और उसके माँ बाप को मरे तकरीबन 6 महीने का अरसा गुजर चुका है। वो सिसकने लगी। ओह नो, ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे वाकई बहुत दुख हुआ। एक बात करूं, अगर बुरा न माने? थोड़ी देर चुप के बाद वो गोया हुई। हाँ हाँ करो, आपके साथ भी तो वैसा ही नहीं कहीं हो रहा? कहीं खुदा ना ख्वास्ता। आगे इसने बात अधूरी छोड़ दी। नहीं नहीं, ऐसा कहो, ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो। इसकी बात पर मैं अपने होश खोने लगी। मैं इससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, जितनी तुम सोच भी नहीं सकती। आयशा, मोहब्बत तो इससे मैं भी बहुत किया करती थी कि कभी नापी ही न जाए। लेकिन इसने एक सर्द आ भरी और चुप हो गई। पूरे 12 बजे जब मैं और आयमा के मकान पर पहुँचे तो इस घर को खाली पाया। सारा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं अंदर चली गई और आयमा को आवाज़ें देने लगी। अचानक इंतहाई ज़ोर की आंधी चलने लगी। दरवाजे खिड़कियाँ बजने लगे। इससे पहले कि मैं लाइट जलाती, एक ज़ोर का धमाका हुआ और मैंने अपना सब कुछ वहीं पर छोड़ा और बाहर को भागी। दूसरी आयमा न जाने कहाँ चली गई थी। जब मैं बाहर झांका तो हवा से खंबा तारों को अपने से जुदा कर चुका था। इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि कानों के अंदर साएं साएं महसूस हो रही थी, जैसे बहुत से लाखों करोड़ों भूत आपस में सरगोशियाँ कर रहे हों। यकदम मैं पूरी कुव्वत से चीखी, आयमा, आयशा। हैरत से मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। जब मैं आयमा पुकारती, कोई उससे भी ज़्यादा कुव्वत से मुझे पुकारता। फिर मैंने पुकारा आयमा, बदले मुझे फिर किसी ने पुकारा आयशा। दरवाजे खिड़कियाँ और ज़ोर ज़ोर से बजने लगी। अचानक मेरी नज़र सीढ़ियों पर पड़ी तो कोई लड़की छत पर जा रही थी। छत पर कमरों के आगे एक बरामदा था और बरामदे में चली गई, लेकिन मुझे वो गुजरती हुई साफ दिखाई दे रही थी। अचानक वो रुकी और मेरी तरफ देखा। इसी लम्हे ज़ोर की बिजली कड़की और इसके चेहरे पर पड़ी। इस लड़की ने सफ़ेद लिबास पहना हुआ था और इसका चेहरा ढका हुआ था।
और इसे उठी और मैं उठी और इसकी तरफ भागी, आगे पड़ी कुर्सी से टकराई और ऊँधे मुँह नीचे गिर गई। मैं पूरी कुव्वत से दौड़ी और जैसे ही मैं दौड़ी मुझे लगा मेरे नज़दीक कोई सिसका हो। मैंने छत पर नज़र दौड़ाई तो वो लड़की साथ वाले कोने में खड़ी हुई थी। फिर मैं उठी और इधर उधर देखकर छत पर चढ़ने लगी। अभी तक हवा यूं सनसना रही थी जैसे लाखों भूत आपस में सरगोशियां कर रहे हो। मैंने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो यूं लगा जैसे सीढ़ी नीचे से खिसक रही हो। मैं डर के मारे नीचे उतर गई। अंधेरे में आगे नज़र कुछ भी नहीं आ रहा था, न पीछे। आखिर थक कर मैं एक दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गई। यकदम मुझे लगा जैसे इतने सारे लोग एक दूसरे के पीछे भागने लगे हों। मेरी पास यूं आवाज़ें आ रही थी, ओए पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जल्दी करो। आवाज़ें कान फाड़ देने वाली थी। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया। तकरीबन आधे घंटे बाद वो आवाज़ें आना बंद हुई, लेकिन हवा फिर से सनसनाना शुरू कर दिया। अचानक से वो लड़की मुझे फिर से दिखाई दी। हवा ने ज़ोर पकड़ लिया था। मैं अपनी जगह से उठी 2 कदम ही चली थी कि मेरे कदम उखड़ने लगे। हवा मुझे ज़ोर और शोर से उड़ा रही थी। इससे पहले कि मैं नीचे गिरती इस लड़की ने मुझे थाम लिया, ज़मीन से 2 कदम ऊपर मुझे छोड़ दिया। मैं जो पहले ही बुखलाई हुई थी अपने आप को संभाल ना सकी और नीचे गिर गई, जिसकी वजह से मेरा पैर ज़ख्मी हो गया। मैं वहाँ से वहीं टेक लगाकर बैठ गई और पैर मसलने लगी, लेकिन फिर दर्द की शिद्दत से बेहोश हो गई। आयशा शहर का हल्का हल्का उजाला फैला हुआ था और किसी की आवाज़ ने मुझे पुकारा। मैंने जब आंखें खोलकर सामने देखा तो वो आयमा थी। हाँ, वही रात वाली लड़की। बस इसकी वो हल्की सी झलक मुझे दिखाई दी, इसके बाद वो गायब हो गई। मैं उठी तो देखा कि मेरे जिस्म पर जा बजा ज़ख्म बने हुए थे, कपड़े भी फट चुके थे। मैंने हाथ मुँह धोया, बैग तलाश किया, कपड़े पहने, फिर पैर पर पट्टी करने लगी। इस काम से फारिग हुई और घर से बाहर निकल आई। बाहर लोग आ जा रहे थे। एक खातून ने मुझे देखा तो हैरत से बोली, तुम यहाँ क्या लेने आई हो? रात सारे गधे घोड़े बेच कर सो रहे थे। मैंने इतनी तकलीफ़ में रही और किसी को होश ही नहीं थी। मैंने जल कर सोचा, कहा नहीं उसको। खाला, आप बता सकती हैं ये कहाँ चले गए? मैंने खुश दिली से घर की तरफ इशारा करते हुए कहा। बेटा, इन लोगों को मरे हुए तो आज से पूरे 6 महीने हो चुके हैं। क्या? मेरा दिमाग चकराने लगा। फिर मैं गिरती पड़ती स्टेशन पर आई, गाड़ी में सवार हुई, अपने घर की तरफ आ गई। बात का अंदाज़ा मैं यूँ लगाया कि आयमा को मरे हुए इतनी देर गुजर गई। चूँकि वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करती थी, इसलिए इसने मुझे इन्विटेशन कार्ड दिया जो कि इसकी शादी का था। जब मैं गाड़ी से उतर कर रास्ते में जा रही थी तो वो लड़की भी आयमा ही थी, जो घर पहुँचने के बाद मुझे दिखाई देने लगी। चूँकि आयमा को मरे 6 महीने गुजर गए थे, इसलिए वो घर भारी हो गया था, जिसकी वजह से मेरे साथ वो ना भूलने वाले वाक़यात पेश आने लगे थे। आज फिर सुबह आयमा ने मुझे अपना दीदार करवाकर मेरी सारी गलतफहमियाँ दूर कर दी थी। जो कहानी इसने मुझे रास्ते में सुनाई, वो कहानी इसकी तरफ से तो फ़र्ज़ी थी, लेकिन मेरी तरफ से ना भूलने वाली हकीकत। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सब लोगों को मेरी कहानी? अपनी कीमती राय से कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।